स्टार्ट कर रहे हैं और याद रखना कि जो अंत तक टिका रहेगा माहौल वही बना पाएगा। स्टार्ट करते हैं। शेर को चीते की तरह प्रणाम। श्रेष्ठा का ऐसा कहना, श्रेष्ठा आपका प्रणाम तो मुझे अद्भुत लगा, ये मान के चलिए कि बात ही अलग है जी आपकी। तो देन अगर हम बात करें कौन से टॉपिक पर हम चल रहे थे, बात मेरे ख्याल से तो ये है जी अकबर के बारे में अपन बात कर रहे थे। अकबर का विवाह जो है हमने करा दिया था और अब हम अकबर के विवाह से आगे की बात कर रहे थे कि इसने अपने जीवन में क्या कुछ और खास काम किए हैं। तो हेडिंग आप डाल लीजिए, हेडिंग आप डाल लीजिए इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ अकबर। एक लड़का है, सर मैं आपकी सीजीएल 23 वाले बैच से हूं। आयुष आप तो जानते हैं कि चीजें कैसी चल रही हैं, ठीक है चलो आगे बढ़िए। फिरोज का जन्म और इसका जन्म अरे अलग अलग समय पे हुआ था यार। फिरोज पूरी 100 साल पीछे जन्मा है, अकबर पूरा 100 साल बाद जन्मा है, क्या कर रहे हो तुम। चलिए हेडिंग डाल लीजिए और स्लाइडर एक बार ऐड कर लेते हैं अपने, सो दैट कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना आए। चलिए भाई, तो देखिए इसमें क्या है मैटर, एक दो पेज लीड कर लूं। तो यहां पर हम बेसिकली चल रहे थे, अगर आपको पता हो तो यहां पर मैटर चल रहा था कि सर आपने ना मुगल्स में अकबर टेन्योर कितना है, फटाफट से बताओ टेन्योर कितना है अकबर का, अकबर का कार्यकाल कितना है ये बताओगे आप। तो मैं आपको ये चीज बता चुका था कि अकबर का और जोधाबाई का जो विवाह है वो हो चुका है। ये चीज मैं एक बार सर्टेनिटी के साथ एक बार दोबारा बता देता हूं कि 1562 में होती है आमेर की संधि। आमेर संधि, तब तक आप मुझे कार्यकाल बताइए, अकबर कितने साल तक राजा रहा है। ट्रीटी ऑफ आम्बेर, ट्रीटी ऑफ आम्बेर, बोलते आमेर है, लिखते आम्बेर करके लिखते हैं, बोलने का तरीका है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है हमारी थोड़ी अलग होती है, जो राइटर्स हैं उनकी अलग है, क्योंकि इंडियन राइटर्स नहीं है, सब पर्शियन राइटर्स हैं। तो ट्रीटी ऑफ आम्बेर की अगर मैं बात करूं होती है आपकी 1562 में, और इसी में शादी होती है किसकी, भारमल की पुत्री, भारमल की पुत्री जिनका नाम है हरखाबाई। जोधा किसी का नाम नहीं है, कोई जोधा नाम की कोई भी फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज अ टाइटल, उपाधि है। हरकाबाई को हीर कुंवर भी कहते हैं, असली नाम हीर कुंवर है, हरकाबाई इनके पिताजी इनको कहा करते थे मात्र, इनका एग्जैक्टली जो नाम है दैट इज हीर कुंवर, इनका नाम हीर कुंवर है। तो इनका जो विवाह हो जाता है, ठीक है, किसके साथ, अकबर के साथ। अकबर का नाम जलालुद्दीन है, तो याद रखिएगा अकबर तो इसको बहुत बाद में जाके मिला, 1580 के आसपास अकबर नाम मिला है, वैसे जो नाम है इसका वो जलालुद्दीन है। तो जलालुद्दीन अकबर लिख देता हूं, अकबर। उसके बाद अकबर ही हीर कुंवर जी को कई सारी उपाधियां देता है, टाइटल देता है, टाइटल जैसे टाइटल क्या देता है, जोधाबाई, जोधाबाई का टाइटल। सिर्फ जोधाबाई का टाइटल नहीं देता, और भी टाइटल है, जैसे मरियम उस जमानी, बहुत ज्यादा पर्शियन नेम है मरियम उस जमानी, ठीक है, मरियम उस जमानी बाय। तो ये भी काफी क्लासिक सा नाम आपको देखने को मिल जाएगा, मरियम उस जमानी, ठीक है बाबू। चलो दूसरा, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया 1562 के अंदर टेन्योर इसका आप सभी बता रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सभी बता रहे हो, ठीक है। अंजलि ने बताया कि सर 1556 से 1605 है। अब अंजलि बता रही है तो आप भी सोचो कि अब तो लिखना पड़ेगा, क्यों, वरना देव नाराज हो जाएगा, समझो आप ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, आप मुझे बताओ महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या होंगे, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या होंगे। 63, 62, 63, 64 में इसके इंपोर्टेंट काम आपको देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप फटाफट मुझे बताएं कि वो इंपोर्टेंट काम क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 62, 63, 64 फटाफट से लिखिएगा एक ही बार में, 62, 63 और 64, ठीक है। इंपोर्टेंट वर्क्स, एक बच्चा कह रहा है सर ये चीज आप पढ़ा चुके हो, बेटा मुझे पता है, वो लिंकिंग क्रिएट करनी पड़ती है कि आपको याद हो जाए कि हाँ कल सर ने यहां पे छोड़ा था, अरे थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट वर्क की बात करते हैं, 1562, 63 और 64। इन तीनों ही सालों में कोई ना कोई इंपोर्टेंट काम होगा। जैसे 62 में ये क्या काम करेगा, दास प्रथा पर रोक, और दास प्रथा पर रोक लगा देगा, दास प्रथा पर रोक लगा देगा।
63 में ये क्या करेगा, ठीक है, 63 में क्या करेगा, तीर्थ यात्रा कर पे रोक लगा देगा। तीर्थ यात्रा और सती प्रथा दोनों पे रोक लगाएगा। सती प्रथा और तीर्थ यात्रा इन दोनों पे रोक लगाएगा। तीर्थ यात्रा कर रोक, इन दोनों पे रोक लगा दी। ठीक है, चलिए। एंड 64 में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसने जजिया कर पर रोक लगा दी। ठीक है, चलिए, जजिया कर पर रोक लगा दी। 64 में जजिया कर पर रोक, जजिया कर पर रोक लगा दी। अब इन सबको इंग्लिश में भी लिख लीजिए काइंडली। इसको बोलते हैं स्लेवरी सिस्टम, स्लेवेरी सिस्टम, सती सिस्टम, एंड पिलग्रिम टैक्स, एंड दैट इज जजिया टैक्स। इन सब पे रोक लगा दी है। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। इसके बाद बाबू ये क्या करेगा, 1569 में इसका एक बेटा पैदा होता है। 1569 में इसका एक बेटा पैदा होता है, वो समझिए। 1569 में इसका एक बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम क्या है, 1569 में इसका एक बेटा पैदा होगा। पुत्र की प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। ही गॉट अ सन, ठीक है, ही गॉट अ सन, सन इसको प्राप्त हुआ है। और पुत्र का नाम क्या है, सलीम। जोधाबाई को एक पुत्र हुआ, दैट वाज नोन एज सलीम। आगे चल के यही जहांगीर बनेगा। AKA ऑल्सो नोन एज, AKA ऑल्सो नोन एज जहांगीर। जहांगीर के नाम से जाना गया। ठीक है, चलो। शेखू, शेखू बाबा या सलीम, इसको बचपन में प्यार से शेखू बाबा भी कहते थे। शेखू बाबा, शेखू भी कहते थे। सलीम, एक ये मतलब ऑल्सो नोन एज, इसको शेखू क्यों बोलते थे, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। इसमें पूछते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ, तो आप लिख लेंगे सलीम ब्लेसिंग्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इसलिए ऐसा हुआ। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से यह प्राप्त हुआ था, इसलिए बेटा ऐसा हुआ है। मतलब निकनेम है। यस, दैट वाज ए निकनेम, दैट वाज अ निकनेम। फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, ओके, चलो। अब हम स्टार्ट करते हैं और कुछ चीजों के बारे में। एक बच्चा, बेटा रिलीजियस जो इसके चेंजेस हैं वो हम अभी नहीं बताएंगे, पहले एक दूसरी हेडिंग करेंगे, उसके बाद रिलीजियस चेंजेस पर भी आऊंगा। जो जो बताता जाऊं वो लिखते जाऊं, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं अकबर के बारे में और चीजें। अब अकबर के इंपोर्टेंट फैक्टर्स और भी हैं, जैसे अकबर ने 1569 में फतेहपुर सीकरी के निर्माण की शुरुआत की। फतेहपुर सीकरी के निर्माण की शुरुआत इसने की है। फतेहपुर सीकरी, अरे यार क्या है ये, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किया। शहर का निर्माण इसने प्रारंभ कराया। कब प्रारंभ कराया? 69 में प्रारंभ कराया था, 1569 में प्रारंभ कराया था।
और 71 में जाके वो कंप्लीट हुआ। 1569 में कराया था और 71 में जाके वो कंप्लीट हुआ। फतेहपुर सीकरी कहां है? आगरा के पास है। फतेहपुर सीकरी बाबू कहां है? आगरा के पास है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। अपार्ट ऑफ दिस, इसके बारे में समझना कि 1571 में इसने अपना गुजरात अभियान शुरू किया। 1571 और 72 के मध्य इसने अपना गुजरात अभियान प्रारंभ किया था। गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। अब गुजरात अभियान को बोलेंगे गुजरात एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन, गुजरात एक्सपीडिशन में इसने पहली बार समुद्री जहाजों को देखा। ठीक है, याद रखना। तो गुजरात अभियान पर अकबर ने पहली बार विदेशी देखे। अकबर ने पहली बार विदेशी देखे और उसमें भी पुर्तगाली देखे। अकबर ने पहली बार पुर्तगाली देखे। ठीक है, ही सॉ पोर्तुगीज फॉर द फर्स्ट टाइम। He saw Portuguese for first time. Portuguese for first time. तो उसने कहा कि अच्छा इतने गोरे भी लोग होते हैं, ओफो क्या कहने। ठीक है, अच्छा अकबर ने पहली बार यहां पर समुद्र भी देखा और समुद्री जहाज भी देखे। अकबर ने पहली बार समुद्री जहाज देखे, समुद्री जहाज देखे, जहाज देखे। ही सी या ही सॉ लगेगा ना बेटा, पास्ट टेंस बना रहे हैं। ही सा, तो आप लिख लीजिएगा सी शिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंटली बात समझना कि जब उसने समुद्री जहाज देखे तो एक सवाल पूछा जाता है पेपर में कि किस मुगल शासक के समय समुद्र के जहाज के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ? तो यही था। ठीक है, याद रखना। तो समुद्री जहाज के निर्माण का कार्य इसी ने शुरू कराया है। अकबर ही वो राजा है, अकबर द्वारा समुद्री जहाज का निर्माण कराएगा। समुद्री जहाज निर्माण प्रारंभ कराया गया, निर्माण प्रारंभ कराया गया, प्रारंभ कराया गया। ठीक है, ही इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सी शिप्स। ही इनिशिएटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ सी शिप्स। सी शिप्स का निर्माण भी इसी ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, याद रखना, सिंपल सी बात है। एक और सवाल आता है कि किसने अपने शासनकाल में तंबाकू की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी और तंबाकू पर रोक किसने लगाई थी? बेटा तंबाकू शुरू भी इसके शासनकाल में हुआ था और तंबाकू को रोका भी इसने था। तो एक याद रखना, मुगल शासनकाल में या मुगल साम्राज्य में तंबाकू की शुरुआत या तंबाकू पर रोक, और रोक भी इसी ने लगाई थी, प्लस तंबाकू पर रोक, स्टार्टिंग ऑफ टोबैको एंड प्रोहिबिशन ऑन टोबैको बोथ वर इन द टाइम ऑफ अकबर। दोनों का आंसर बाबू अकबर होगा। अकबर क्या इसमें सफल रहा? जी हां, अकबर इसमें सफल रहा। ठीक है, चलिए अकबर इसमें सफल रहा पूरी तरीके से। श्रेया बेटा एक बार यहां देख लो, उसके बाद मैं बात कर लूंगा, इस पे ध्यान दो। अब इस पे आप ध्यान रखना, गुजरात अभियान में सफल रहा, गुजरात अभियान में वह सफल रहा, गुजरात अभियान में सफल रहा। सक्सीड इन गुजरात एक्सपीडिशन, सक्सीड इन गुजरात एक्सपीडिशन, तो गुजरात एक्सपीडिशन में वो सक्सीड रहा, सफल रहा, एकदम बोले तो जमा सफल। तो पूछा जाता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने कुछ बनवाया था क्या? जी हां, इस उपलक्ष्य में इसने, इसी उपलक्ष्य में क्या किया इसने?
इसी उपलक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको देखने को मिलेगा कि इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा बनवाया। 1573 1573 बुलंद दरवाजा। ठीक है, कृपया करके नोट कर लो। ठीक है, चलिए सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अरे कैसे कंफ्यूजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं कि इसके क्लैशेस हैं कुछ। इसके कुछ के क्लैशेस हैं, वो किसके साथ है? महाराणा प्रताप जी के साथ कुछ क्लैशेस हैं। और महाराणा प्रताप जी का एक बहुत क्लासिक चैप्टर आपको यहां देखने को मिलता है। आई वुड से कि दिस इज नॉट चैप्टर ऑफ अकबर, दिस इज चैप्टर ऑफ महाराणा प्रताप। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जी के बारे में आप समझिए। सर बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 311 फीट है क्या? अरे ये क्या गधों जैसी बात है, इतना कैसे हो जाएगा यार, ये पिटेगा अब ये। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 54 मीटर है। 54 मीटर है। जब इसको फीट में बदलोगे तो तकरीबन 177 फीट के आसपास बैठेगी। ठीक है, थोड़ा तो मतलब दिस थिंग यूज माई बॉय। अब चलो, तो अकबर का क्लैशेस तो इसमें लिख लेना, मेवाड़ संघर्ष। मेवाड़ संघर्ष की बात कर रहे हैं, मेवाड़ संघर्ष। तो पहले महाराणा प्रताप जी के थोड़े से मैटर के बारे में बता देता हूं कि मैटर क्या है वो समझना। देखो महाराणा प्रताप जी हैं, फेमस आदमी है, आप सभी जानते हैं। इनके पिता का नाम क्या है? उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह सेकंड जी इनके पिता हैं। इनके पिता का नाम क्या? उदय सिंह सेकंड जी इनके पिता हैं। माता का नाम जीवंता बाई। माता का नाम जीवंता बाई। माता है जीवंता बाई। जीवंता बाई। जन्म कब हुआ है? 1540 में, चित्तौड़गढ़ किले में। 1540 चित्तौड़ फोर्ट। ठीक है, कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था। तो 1540 याद रख लेना, मेवाड़ में। अकबर से 2 साल एज इनकी बड़ी है। ठीक है, याद रखना। पूछा जाए राजा कब बने, व्हेन ही बिकेम किंग, किंग कब बने, किंग या राजा कब बने?
राजा बनते 1572 में। तो महाराणा प्रताप जैसे ही राजा बनते इन्होंने गुजरात पर, गुजरात और मुगल डायनेस्टी के बीच के जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों को रोक दिया। इन सभी रास्तों को उनके द्वारा रोक दिया गया। ठीक है, याद रखना। अब बहुत ध्यान से इस बात को लिखना, 1572 में जब महाराणा प्रताप जी, 1572 में जब महाराणा प्रताप जी शासक बने, तो इन्होंने क्या किया, मुगलों के और गुजरात के बीच में मतलब एक दीवार बन के खड़े हो गए। ठीक है, कर्णावती इनकी दादी थी, हिमांशी फोगाट कर्णावती इनकी दादी थी। ठीक है, और दादा का नाम था इनके का राणा सांगा। यहां ध्यान दो। अब मैंने क्या बताया, जब महाराणा प्रताप जी शासक बने 1572 में, तो इन्होंने क्या काम किया, मुगलों के गुजरात में व्यापार को ठप कर दिया, में व्यापार को रोक दिया। कैसे रोक दिया, मैं आपको बताता हूं पूरा स्ट्रक्चर। एक सेकंड के लिए मुझे मैप एनलार्ज करना पड़ेगा ताकि मैं हम मैप बना पाऊं। तो इंडिया का मैप जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अरे भाई बन जा। तो इस तरीके से आपको कुछ मैप जो है देखने को इंडिया का कुछ कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, काफी हद तक ऐसा ही मैप आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर जो एरिया ये समझोगे भाई, ये वाला जो एरिया दैट इज एरिया ऑफ गुजरात। ये गुजरात का एरिया है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं। उस समय ये गुजरात हुआ करता था। ये जो एरिया है यहां जो मैंने कलर किया है ये वाला, दैट वाज और राजस्थान, और इसमें भी एक डार्क कलर करूंगा मैं, दैट वाज मेवाड़। यह है मेवाड़। यहां है दिल्ली, ये है दिल्ली ये वाला। हालांकि मुगल सल्तनत बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे अगर मैं मुगल सल्तनत की बात करूं तो यहां मुगल सल्तनत यहां बाहर तक एक्सपेंड कर रही है, यहां बाहर तक एक्सपेंड कर रही है, इधर नहीं है, अहोम्स पे नहीं है। लेकिन अकबर के समय में जो मुगल डायनेस्टी है वो कुछ इस प्रकार से थी। अकबर के समय में जो डायनेस्टी थी वो कुछ इस प्रकार से थी, सिंध पर भी थी। तो ऐसे थी अकबर के समय में डायनेस्टी। लेकिन इसमें आपको देखो एक चीज समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से। मैं अगर कोई मैप बनाता हूं, बहुत क्रूशियल मैप बना रहा होता हूं। ठीक है, तो अब इसमें मैंने आपको एक बात बताई कि यह है दिल्ली, ये दिल्ली है, ये मेवाड़ है। ये क्या है, ये मेवाड़ है, और ये क्या है बाबू, ये है गुजरात, दैट इज गुजरात। तो गुजरात ऐसा है जहां से विदेशी व्यापार हो सकता है। तो ये है गुजरात में पोर्ट्स, खंबात की खाड़ी में पोर्ट्स हैं। तो यहां से होता है विदेशी ट्रेड। तो विदेशी ट्रेड को बीच में महाराणा प्रताप रोक देंगे। अब यहां से होकर रास्ता जाएगा, तो महाराणा प्रताप क्या करेंगे, यहां से इनके रास्ते को ब्लॉक कर देंगे कि भाई तेरा व्यापार नहीं होगा। तो ये सारे के सारे इनके व्यापार को ठप कर दिया है किसने, महाराणा प्रताप जी ने। तो इनकी मैं बात कर रहा था। महाराणा प्रताप जी ने जब व्यापार ठप करा तो इस व्यापार को दोबारा से फ्री करने के लिए जरूरत किस चीज की पड़ी, जरूरत पड़ी एक बैटल की। तो 1576 में आपको देखने को मिलेगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की नदी। इसका नाम हल्दी घाटी क्यों है, इसका नाम हल्दी घाटी क्यों है वो समझिए। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है। दो गांव आपको देखने को मिलते हैं, थमनौर और बलीचा। दो गांव आपको देखने को मिलते हैं, थमनौर और बलीचा। इसके बीच में 6 किलोमीटर की घाटी है। मैंने क्या बताया, हल्दी घाटी कहां पे है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है।
जिला है कि कहां का है, राजस्थान का है ये जिला है। इसमें आपको दो जगह देखने को मिलती है, थमनौर और बलीचा। हमारे क्लास में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो राजस्थान से हैं, वो मुझे एक बार बताएंगे कि क्या वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के थमनौर और बलीचा गांव को जानते हैं या नहीं। मैं कभी गया नहीं हूं, मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है थमनौर और बलीचा। मैं जानना चाहता हूं कि चीजें किस लेवल की आपको बताई जा रही है, ये आप समझें, ठीक है। मोर फार देन दिस, थमनौर और बलीचा के बीच में 6 किलोमीटर लंबी घाटी है। 6 किलोमीटर लंबी एक घाटी है, जिस घाटी का नाम क्या है, हल्दी घाटी। वहां पर यह युद्ध हुआ था। नदी कौन सी है यहां पर भाई, नदी यहां देखने को मिलती है बनास नदी। इस घाटी के बनने के पीछे का कारण है क्योंकि यहां बनास नदी बहती है। कौन सी रिवर बहती है, रिवर। रिवर कौन सी है, दैट इज बनास। रिवर बहती है बनास, ठीक है। बनास रिवर यहां पर बैठी है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए सर मैं राजस्थान से हूं, तो आपको पता है ना थमनौर और बलीचा के बारे में। नहीं पता है तो फिर आपको अपनी नॉलेज में इजाफा करना होगा, ठीक है। चलिए, अब एक बच्चा पूछे सर अकबर के हाथ में ऐसे यहां पे ये कबूतर क्यों दिया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक है। क्या लॉजिक है बेटा, कबूतर अपने हाथ पे रखता है तो इसका मतलब है कि इसके द्वारा जो नीति यूज की गई थी वो शांति की नीति थी। ये डायरेक्टली युद्ध नहीं करता था, पहले उनको लेटर भेजता था, लेटर ऑफ पीस, इसलिए कबूतर हाथ पर रखा जाता है। अच्छा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं। एक तरफ है महाराणा प्रताप जी, एक तरफ है महाराणा प्रताप जी, एक तरफ महाराणा प्रताप जी हैं, अगेंस्ट में है मानसिंह। मानसिंह जो कि अकबर के सेनापति हैं, मानसिंह जो कि अकबर के सेनापति हैं, अकबर के सेनापति या कमांडर हैं। तो युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध दो फेजेस में लड़ाना जाना था। एक था राइट हैंड साइड बैटल लड़ना था, एक लेफ्ट हैंड साइड बैटल लड़ना था। थोड़ा बड़ा बैटल था ये। अब महाराणा प्रताप जी जो हैं, इनके हाथी और घोड़े दोनों का नाम बड़ा फेमस है। इनके हाथी जो हैं, हाथी हैं दैट इज राम प्रसाद, बड़ा फेमस नाम है राम प्रसाद का भी। लेकिन राम प्रसाद से कहीं ज्यादा फेमस है इनके घोड़े। घोड़े का नाम है चेतक। जो महाराणा प्रताप जी के हॉर्स हैं, ठीक है, घोड़े हैं, ठीक है, हॉर्स, उनका नाम क्या है, चेतक। हॉर्स का नाम है चेतक, ठीक है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो चेतक के बारे में कही जाती हैं। धरती जागी आकाश जागा, वो जागा तो मेवाड़ जागा, ये भी कहा जाता है। किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया वेग से पाला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और मतलब दैट इज ए कंप्लीट पोयम, ठीक है। तो वो बड़ी ही एनर्जेटिक पोयम है, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली गिव यू अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट। उसके मैं एक दिन आपको जरूर सुनाऊंगा। अभी मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं, देन मैं उसको सुना दूंगा आज की क्लास के लास्ट में। मानसिंह जो है वो जोधा के भतीजे हैं, जोधा के भतीजे हैं मानसिंह, ठीक है, याद रखना। जोधा इनकी बुआ लगती थी मानसिंह जी की, ठीक है। रामप्रसाद क्या है, इनके हाथी का नाम है। हॉर्स इनका चेतक है। मानसिंह का हॉर्स जो था, वो जो हाथी था वो भी बड़ा फेमस था। मानसिंह का हाथी आपको देखने को मिलता है मर्दाना, इनके हाथी का नाम भी है मर्दाना। तो इनके हाथी का नाम भी मर्दाना आपको देखने को मिलता है। तो वो भी थोड़ा सा आप इसमें इंपोर्टेंटली याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो कई सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, अब कहा जाता है कि सर इसमें महाराणा प्रताप जी के साथ एक मुस्लिम भी था, हाकिम शाह सूरी था। वो मुस्लिम जो था दैट वाज हाकिम शाह सूरी। चाहे तो लिख सकते हैं मुस्लिम का नाम क्या था, हाकिम शाह सूरी, ठीक है, याद रखना। तो महाराणा प्रताप जी के पास भी एक मुस्लिम सेनापति था, दैट वाज हाकिम शाह सूरी। हाकिम शाह सूरी एक मुस्लिम था जो महाराणा प्रताप जी के साथ शामिल था, हाकिम शाह सूरी। इंपोर्टेंटली आप इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां मानसिंह अकेला नहीं था, मानसिंह के साथ जलाल खान भी था, ठीक है।
मानसिंह के साथ इनका सेनापति एक और था, जलाल खान। जलाल खान, तो कई सारे लोग और भी हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है कि महाराणा प्रताप या कोई भी वॉरियर जो है, जो मेवाड़ का वॉरियर है, जो चित्तौड़ में रहता है, ऐसा कोई भी वॉरियर होता है, तो वो अपने चेहरे पर एक मुकुट पहनकर लड़ता है। ये एक वहां की प्रथा है। तो यहां पर उस मुकुट का क्या नाम होता है? जिस मुकुट को पहनकर युद्ध किया जाता था, एक मुकुट पहना जाता है, विशेष मुकुट पहना जाता है, एक विशेष मुकुट पहना जाता है, विशेष स्पेशल एक फेस के ऊपर एक मुकुट पहना जाता है, उसको झाला बीदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झाला बीदा बोलते हैं उसको, झाला बीदा, झाला बीदा उसको बोला जाता है, झाला बीदा बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस युद्ध का क्या रिजल्ट रहा। हालांकि ये जो युद्ध था वो दो फेजेस में लड़ा जाना था, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। सामने भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो तरफ है। एक तरफ है महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ हाकिम शाह सूरी जो मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे हैं। सामने है मानसिंह, इधर साइड है जलाल खान। जलाल खान की हत्या करते हैं महाराणा प्रताप, उसके घोड़े को बीच में से काट देते हैं, जलाल खान की हत्या कर देते हैं इसमें महाराणा प्रताप। लेकिन जब लड़ाई करने का समय आता है महाराणा प्रताप और मानसिंह का, तो महाराणा प्रताप और मानसिंह के दोनों में एक मेंटेलिटी की लड़ाई थी कि दोनों ही राजपूत हैं। अब मानसिंह को पता था कि जो महाराणा प्रताप है वो चेतक पे लड़ रहा है, तो मैं पहले चेतक को घायल कर दूं। अगर चेतक घायल हो गया तो वो लड़ नहीं पाएंगे, बैटल में आ नहीं पाएंगे, तो बात थोड़ी अलग ही लेवल पे हो जाएगी। तो चेतक को टारगेट बनाया गया कि पहले चेतक को मारा जाएगा, उसके बाद महाराणा प्रताप पे अटैक करेंगे। अटैक होता है, चेतक के पीछे वाले पैर में चोट मार दी जाती है, जिसके बाद सेना के अंदर जो एक फ्लो था वो टूट जाता है। दूसरा, यहां पर अकबर की सेना के पास मस्कीटर्स हुआ करते थे। क्या है? मस्कीटर्स हुआ करते थे। मस्कीटर्स कौन होते हैं? आप मेरे हाथ के एक्शन को देखकर समझ सकते हो व्हाट इज मस्कीटर्स। मस्कीटर्स बेसिकली एक पर्सन होते हैं जिनके पास पोर्टुगल गन है, मतलब विदेशी गन है, जिनके पास गन शूटर है वो। तो मस्कीटर्स की वजह से महाराणा प्रताप की जो राइट साइड की सेना है वो खराब हो जाती है। इस वजह से महाराणा प्रताप का जो पूरा बैकअप प्लान था वो तबाह हो गया। इसकी वजह से कहा जाता है कि महाराणा प्रताप इस बैटल को हार जाते हैं। देखो, यही चीज मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं कि अगर बेटा आप राजस्थान के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें लिखना है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जीत गए थे। अगर आप राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं, आप आरएएस के लिए पढ़ रहे हैं, आरपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, आप लिखेंगे कि महाराणा प्रताप वॉन द बैटल। अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, इन दैट केस आप लिखोगे कि मानसिंह वॉन द बैटल या अकबर वॉन द बैटल। तो इसमें आप लिखना मानसिंह इस युद्ध को जीत जाते हैं, मानसिंह वॉन बैटल, वॉन बैटल, ठीक है, याद रखना मानसिंह जी के द्वारा इस बैटल को जीता जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करेंगे, मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट से बता देना। एक बच्चा कह रहा है सर ये कहां से आप बता रहे हैं, किस बुक के अंदर लिखा है? भाई मुंताखुश त्वारिक, मुंताखुश त्वारिक किताब है जिसमें ये चीज लिखी हुई है, जो मैं बता रहा हूं सारी बातें मुंताखुश त्वारिक किताब है जिसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या बात है? जो बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या बात हुई राजस्थान के लिए अलग की? राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है वो एक डिफरेंट लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टेड है। ठीक है, यहां ये कहा जाता है, रीजन क्या है कि जो राजस्थान की बुक्स हैं वो क्या कहती हैं कि ये बैटल यहां खत्म नहीं हुआ था। राजस्थान की बुक्स का कहना है ये बैटल यहां खत्म नहीं हुआ था, इस बैटल को आगे कंटिन्यू किया गया। अब वो कैसे कंटिन्यू होता है? महाराणा प्रताप जी इसमें एस्केप कर जाते हैं। चेतक की भले ही एक टांग टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप जी को यहां से बचाकर ले जाता है। सेकंड पॉइंट, यहां रामप्रसाद का क्या हुआ? रामप्रसाद को बंदी बना लिया जाता है और इसको दिल्ली ले जाया जाता है। रामप्रसाद अपने एरा का सबसे बड़ा हाथी था, जितने आम हाथी नहीं होते थे, मतलब 2 हाथियों को मिलाकर रामप्रसाद बनता था, ये इतना बड़ा हाथी था। लेकिन हुआ ये कि बेटा स्थिति ये बनती है कि रामप्रसाद जब वहां गया तो महाराणा प्रताप से वियोग होने के कारण उसने खाना पीना बंद कर दिया, और खाना पीना बंद कर दिया तो रामप्रसाद ने अपने प्राण त्याग दिए। एक बच्चा है सांध्या निषाद, वो कुछ लिख रही है, वो कुछ ऐसे बोला जाता है, चढ़ चेतक पर
तलवार उठा करता था भूतल पानी को, महाराणा सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। वो ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब इस चीज को पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं सर राजस्थान में ऐसा क्यों होता है कि इसको जीता बताते हैं, वो अब नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। राजस्थान में ऐसा क्यों होता है कि महाराणा प्रताप जी को जीता बताते हैं। होता यह है कि नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है 1582, यह है बैटल ऑफ दिवेर। बैटल ऑफ दिवेर, यहां पे आपको बैटल ऑफ दिवेर देखने को मिलता है। दिवेर युद्ध, कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध आधा था, इसका पूरा हिस्सा एनसीईआरटी किताबों में नहीं बताया जाता, ऐसा राजस्थान में कहा जाता है। तो बैटल ऑफ दिवेर जो आपको देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ दिवेर, इसको बोला जाता है मैराथन ऑफ मेवाड़। इस बैटल का दूसरा नाम है मैराथन ऑफ मेवाड़, मैराथन ऑफ मेवाड़। इसको मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेवाड़ मैराथन। और मेवाड़ मैराथन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस बैटल में महाराणा प्रताप ने जंगल में रहना पड़ा, और जब वो जंगल के अंदर रहे तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और उसके बाद वो दोबारा से बैटल लड़ने के लिए आते हैं। तो महाराणा प्रताप जी पुनः यहां पर बैटल लड़ेंगे, महाराणा प्रताप जी पुनः यहां पर बैटल लड़ेंगे, लेकिन इस बार उनका बेटा अमर सिंह भी उनके साथ होगा। अमर सिंह उनका बेटा है, ठीक है, इनके सन है, बेटे हैं। तो ये फिर से अगेंस्ट लड़ते हैं, ठीक है, याद रखना किनके, मुगलों के अधीन ये लड़ते हैं, मुगलों के अगेंस्ट ये लड़ते हैं। मुगल, जो मुगल थे जिन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। और ऐसी परिस्थिति में इस बैटल को जीता जाता है महाराणा प्रताप जी के द्वारा। वॉन द बैटल, हर एक किताब में, भले ही वो एनसीईआरटी हो, एसएससी हो, ठीक है, राजस्थान की कोई भी किताब हो, उसमें बताती है कि महाराणा प्रताप वॉन द बैटल, और पुनः चित्तौड़ पर महाराणा प्रताप ने कब्जा कर दिया। पुनः चित्तौड़ पर महाराणा प्रताप जी ने कब्जा कर लिया, महाराणा जी का कब्जा हो गया था, महाराणा जी का कब्जा हो गया था। ठीक है, ये बात है, ठीक है बेटा। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मैराथन कहा है। कर्नल जेम्स टॉड नाम के एक हिस्टोरियन है, कर्नल जेम्स टॉड, वो बताते हैं कि द बैटल ऑफ दिवेर वाज मैराथन ऑफ मेवाड़। ठीक है, याद रखना, फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना। दोनों नाम लिखना चाहते हो, इसमें लिख सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर मुगलों के कौन था, सुल्तान खान और शहबाज खान। जो बच्चा लिखना चाहता है लिख सकता है, सुल्तान खान और शहबाज खान, सुल्तान खान और शहबाज खान, शहबाज खान, सुल्तान खान और शहबाज खान। इसमें ये चीज भी लिख सकते हो कि जो शहबाज खान था यहां पर, ये इसका चाचा था, ये इसका चाचा था, और महाराणा प्रताप जी ने इसकी भी हत्या कर दी थी, किल्ड। ठीक है, याद रखना। अब ये सारी की सारी चीजें शुरुआत हो चुकी है। एक बच्चा कह रहा है सर तंबाकू की शुरुआत जहांगीर ने कराई थी। तंबाकू की दोबारा शुरुआत जहांगीर ने कराई थी, रोहित। ठीक है, अच्छा, इसके बाद महाराणा प्रताप जी की अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप जी के बारे में थोड़ा यहां बता देता हूं। महाराणा प्रताप जी की डेथ कब होती है? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, इनकी 1582 में डेथ होती है, 1597 में डेथ होती है। उसके बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? महाराणा प्रताप जी का उत्तराधिकारी कौन बनता है? अमर सिंह। इसके बाद इनके सक्सेसर कौन बनते हैं? अमर सिंह बनते हैं। अमर सिंह, कहा जाता है कि अकबर ने भी उनके मरने पर आंसू बहाए थे। बात कहां तक सच है वी कांट से, बट ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए
ये कैसी बात है सर, डिफरेंट है। बेटा मैं एग्जाम में जाके चेंज तो नहीं कर सकता, मैं खाली आपको पढ़ा सकता हूं दोनों तरीके से, जो मैंने किया। अब मैं जो चीज नहीं कर सकता वो तो नहीं कर सकता, है ना। चलिए, श्रेष्ठा एक बच्चा कह रहा है सर आपकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल की है, आपका बहुत बहुत आभार, ये आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूं। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे समझ नहीं पाते कि कहां उनको अपना समय देना चाहिए। उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे कि अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, व्हाट इज द वे। हाँ भाई बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब अकबर के कुछ रिलीजियस चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अकबर के कुछ रिलीजियस चेंजेस के बारे में बात करेंगे। द रिलीजियस चेंजेस ऑफ अकबर, रिलीजियस चेंजेस, अकबर के कुछ धार्मिक प्रभाव हम देखते हैं थोड़े से। इसमें क्या क्या धार्मिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, इसके रिलीजियस इंपैक्ट्स की बात करेंगे। ध्यान से समझोगे रिलीजियस इंपैक्ट, रिलीजियस इंपैक्ट। सबसे पहले आप समझेंगे रिलीजियस इंपैक्ट में कि 1500, ठीक है, रिलीजियस इंपैक्ट के बारे में समझिएगा कि इसने क्या किया। सबसे पहले 1575 में इसने इबादत खाने की शुरुआत की। इबादत खाना, इबादत खाना, इबादत खाना एक प्रेयर हॉल हुआ करता था। इबादत खाना, इबादत खाना क्या होता था बाबू, एक प्रेयर हॉल होता था, प्रेयर हॉल। इबादत खाना एक प्रेयर हॉल होता था, इसको बनाया गया। लेकिन ये शुरुआत में केवल किसके लिए था, शुरुआत में केवल मुस्लिम्स के, सबके लिए था, शुरुआत में सबके लिए, सॉरी शुरुआत में ओनली मुस्लिम्स इसमें आ सकते थे। लेकिन इसको 1580 में सबके लिए ओपन कर दिया गया, 1580 में सबके लिए इसको ओपन कर दिया गया। अब जैसे ही सबके लिए ओपन किया जाता है, दिमाग की धई, मुस्लिम्स ने कहा ये क्या बात हुई, अरे यहां ऊंचे लोग आ सकते हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, नीचे लोग नहीं आएंगे, और अगर वो आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। लो जी, तो हिंदुओं ने कहा कि ये क्या बात हुई, पहले सिर्फ मुस्लिमों के लिए, अब हमारे लिए, मतलब हम खैरात लेते, हम झूठा खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो हिंदुओं ने जाना स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो बस बात खत्म हो गई जी। 1582 में इबादत खाने को क्लोज कर दिया गया, 1582 में इसको क्लोज कर दिया गया, ठीक है। इबादत खाना एक प्रेयर हॉल हुआ करता था, इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। चले आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंटर। ये तो खत्म हुआ खेल यहां पे, अगला पॉइंटर, अगला है अकबर ने एक धर्म चलाया था, ठीक है। अकबर ने क्या करा था, अकबर ने एक धर्म चलाया था। अकबर का धर्म समझिए, वो 1582 में इसके द्वारा चलाया गया। 1582 में अकबर ने नया धर्म चलाया, अकबर का नया धर्म, अकबर द्वारा नया धर्म चलाया गया था, नया धर्म चलाया गया, न्यू रिलीजन दैट वाज नोन एज दीन इलाही, दीन इलाही। तो दीन इलाही इसने स्टार्ट करा, दीन इलाही, लेकिन ये रद्द हो गया, किसी ने माना नहीं इसको, यहां तक कि जोधा ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। दीन इलाही का मतलब है सबका मालिक एक, सिंगल गॉड में जो विश्वास करते हो, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, हाँ। तो बस यहां पर भी दीन इलाही के अंदर केवल दो ही लोग थे जिन्होंने दीन इलाही अपनाया, एक अकबर और एक बीरबल। ये दो ही लोगों ने अपनाया था, अकबर और बीरबल ने। अब बीरबल की बहुत देर से बात आ रही है, सर बीरबल कौन थे, बीरबल के बारे में मैं बताऊंगा। वो बस बीरबल गच आदमी थे एकदम, ठीक है। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, सर बीरबल जी की बात बताइए, बीरबल जी की बात बताइए, तो बहुत डिमांड है इनकी, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अकबर ने कुछ और नीतियां भी शुरू की, जैसे इसने सुलह ए कुहल की नीति शुरू की, पॉलिसी ऑफ, इसने एक नई नीति शुरू की थी, नई नीति सुलह ए कुहल की नीति, सुलह ए कुल की नीति, सुलह अकुल की नीति। ये धार्मिक ही होती थी, सुलह ए कुल की नीति, कुल की नीति काफी फेमस नीति है, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला है, ठीक है। चलिए याद रखना, ठीक है। दूसरा बेटा आप समझिएगा कि एक जैन गुरु थे, जैन गुरु, एक जैन गुरु थे, है ना, जैन गुरु थे, जिनका नाम क्या था, जैन गुरु। एक जैन गुरु आपको देखने को मिलते हैं जिनका नाम है हरिविजयन सूनी, हरिविजयन सूनी।
हरिविजयन सूरी, हरिविजन सूरी एक जैन गुरु हैं। तो अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी, अकबर ने इनको जगत गुरु कहा था। अकबर ने इनको क्या कहा था, एक उपाधि दी थी, क्या उपाधि थी, जगत गुरु, जगत गुरु। अकबर ने इनको क्या कहा था, जगत गुरु कहा था। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अकबर और सिखों का भी अच्छा खासा संबंध था। अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा 400 बीघा जमीन भी दी गई थी गुरु रामदास जी को। गुरु रामदास जी को 400 बीघा जमीन भी अकबर ने दी थी। अकबर के द्वारा गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी थी। बीघा जमीन, जिस जमीन पर आगे चलकर आप देखेंगे, इसी 500 बीघा जमीन पर आगे चल के आप देखेंगे कि अमृतसर बना है। यहीं अमृतसर की स्थापना हुई है, अमृतसर शहर बना, अमृतसर शहर यहीं बना है। तो गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन, अमृतसर शहर यहां बना है। ठीक है, याद रखना, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना, नोट कर लिया। हाँ भाई। अच्छा, दूसरी चीज एक बच्चा पूछ रहा है, सर अमृतसर इन्होंने नहीं बनाया। अच्छा, बहुत मारूंगा। इसकी बात में, बच्चे की बात में थोड़ी जान है। इस बच्चे की जान, जो बात इसने कही है, मैं इसकी बात का समर्थन करता हूं। एग्जैक्टली बताता हूं क्या बात है। हालांकि इतना ज्यादा डीप नहीं चाहिए, बट अगर आपने लिख दिया है तो मैं क्या करूं। ठीक है, अब मुझे बताना पड़ेगा। अब गुरु रामदास जी के द्वारा 1577 में रामदास नगर बसाया गया। रामदास नगर बसाया गया, रामदास नगर बसाया गया। अच्छा, एक बात और मैं बिल्कुल क्लियर कह देना चाहूंगा, सुनो बच्चे, अगर मेरी ही क्लास के किसी नोट्स में ये डेट कुछ और लिखी हुई है तो वो नहीं मानोगे। सही मायने में डेट वही होगी जो मैं यहां बोर्ड पे खुद लिख रहा हूं। किसी बच्चे के ही नोट्स वो होते हैं, तो कई परिस्थितियों में क्या होता है, वो जो नोट्स होते हैं वो बच्चा कई बार गलत कर देता है। अगर मैंने बोर्ड पर कोई डेट लिखी है तो डेट लिखोगे ऐसे ही, वही सही होगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, बात खत्म भैया। अब यहां मैंने बताया 1577 में गुरु रामदास जी कौन है। रामदास जी चौथे सिखों के गुरु हैं, फोर्थ गुरु हैं। तो इन्होंने बनाया था रामदास नगर। और आगे चलकर सिखों के पांचवें गुरु जो हैं, फिफ्थ गुरु जो हैं अर्जन देव, पांचवें गुरु अर्जन देव, अर्जन देव ने सही मायने में बनाया था अमृतसर। तो रामदास नगर बनाया गुरु रामदास जी ने 1577 में। आगे चल के इसी सिटी को एक नाम दिया गया अमृतसर। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इस शहर के अंदर बीच में एक संतोष सर नाम की जगह थी, उसकी वजह से यह नाम दिया गया। ठीक है, चलिए। अब इसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ये तो हो गई। एक बार एक और लिख लेना, अकबर के द्वारा एक उपाधि दी गई है, जगह नहीं है, यहां है, यहां पे लिख रहा हूं भाई।
ठीक है, एक पॉइंट यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से रखना। अकबर ने कश्मीर के एक लेखक को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने कश्मीर के एक लेखक को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने कश्मीर के एक लेखक को अकबर ने कश्मीर के लेखक मोहम्मद को, कश्मीर के एक लेखक है मोहम्मद, इनको एक उपाधि दी है जरी कलम, जरीन कलम, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन पेन, जरीन कलम, गोल्डन पेन, ये उपाधि दी है गोल्डन पेन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? गोल्डन पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन पेन, याद रखना। पूरा नाम मोहम्मद हुसैन। अर्जन देव है, अर्जुन देव, अर्जन देव है, अर्जन ना कि अर्जुन, ठीक है, मोहम्मद हुसैन। अब एक बच्चा बोल रहा है सर इनको हरमंदिर साहब भी बोलते हैं, हरमंदिर साहिब बोलते हैं, और वो सिर्फ गोल्डन टेम्पल को बोलते हैं, पूरे शहर को नहीं बोलते, समझे? गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब बोलते हैं, ना कि अमृतसर को, ठीक है, याद रखना। गोल्डन टेम्पल को बोलते हैं हरमंदिर साहिब। क्यों बोलते हैं वो किसी और दिन, अगली क्लास में। अब कल की क्लास में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप जी ने किस प्रकार से अकबर ने अपने टेन्योर के अंदर और एक्सपेंशन किए हैं। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप को ये क्लास बढ़िया लगी होगी। कोई डाउट होता है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है jeetrana.77। सही मायने में वो मेरी आईडी नहीं है, वो आईडी आप लोगों की है। आप लोग उस आईडी को अपने मोहल्ले पड़ोस में बताइए कि चीजें हो तो ऐसी ठीक है, तो आप अपने जगह बता दीजिएगा, जो भी आपका दोस्त वगैरह हो, वो जो मेरी आईडी है वहां पे आप जोड़ सकते हैं उनको। और बाकी एक बच्चा कह रहा है कि सर ढांडा न्योली वाला सुना दो। ढांडा न्योली वाला मैं कल सुनाता हूँ, ठीक है, आज क्लास का समय हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब कल मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा की। बाकी आप सभी को सावधान सुरक्षा।